Okay, so let's begin with one of the most important topic of one of the most important chapters your India has, which is 116 leases. अब इसके अंदर तुम देखोगे तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक यही रहता है, विच इज़ योर रीमेजरमेंट या फिर मॉडिफिकेशन. अब वी विल गो लाइक अपना बेसिक फंडा ये हुआ कि समझने के साथ साथ मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बोथ थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड. तो सबसे पहले देख, अगर रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन की बात आती है, बेसिक फंडा इज़ क्लियर कि भाई लीज का ट्रांजेक्शन हुआ है. ये जनरली क्वेश्चन में फोर्थ या फिफ्थ ईयर में जाके थर्ड ईयर में जाके मेरा रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन हो रहा होगा. बट सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग सेम रहेगी, विच इज़ जो फर्स्ट डे पे मेरे को इनिशियल मेजरमेंट एंड रिकग्निशन करना है बुक्स के अंदर ऑफ लीज, दैट वुड बी द सेम. अगर मेरा रीमेजरमेंट होता है या फिर मॉडिफिकेशन होता है या फिर एक बेसिक लीज का क्वेश्चन आता है, तो वो क्लियर होनी चाहिए. उसमें सबसे पहले तुम क्या करते हो, वेरी बेसिक, आई विल कीप इट. कुछ नहीं, डे वन पे जो तुम्हारे को डिस्काउंटिंग रेट दी हुई होती है उससे तुम लीज रेंटल्स को डिस्काउंट करते हो. जो भी तुम लीज रेंटल्स फ्यूचर में पे करने वाले होते हो उसको डिस्काउंटिंग करके आज तुम लीज लाइबिलिटी निकालते हो. उतने का तुम आर ओ एसेट बुक करते हो. आर ओ एसेट को तुम इक्वली प्रोपोर्शनेटली, मतलब एज डेप्रिशिएशन एस एल एम बेसिस पे तुम उसको राइट ऑफ करते हो, जो तुम्हारा पी एन एल को हिट करेगा. एंड लीज लाइबिलिटी को तुम सबसे पहले उसको अनवाइंड करोगे थ्रू द फाइनेंस कॉस्ट, जो कि तुम्हारी डिस्काउंटिंग रेट होती है, और फिर लीज रेंटल्स का पेमेंट होगा. सिंपल एज दैट. अब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लीज क्या हुआ, कुछ इवेंट्स होते हैं विच इज़ रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन. सबसे पहले क्वेश्चन में दिखता है तुमको कि कुछ भी खेला कूदी हुई है इन ड्यूरिंग द लीस्ट का टेन्योर की. सपोज 10 साल की लीज थी, थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में कुछ भी हुआ है, तो सिंपल है कि भाई रीमेजरमेंट या मॉडिफिकेशन का केस है. अब तुमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इफ़ दिस इज़ अ रीमेजरमेंट और अ मॉडिफिकेशन. और इनके अंदर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है कि क्यों मॉडिफिकेशन हुआ है, रीमेजरमेंट हुआ है. अब देख, सबसे बेसिक 3 एट्रीब्यूट हो सकते हैं और ऑफ अ लीज ट्रांजेक्शन, कि भाई एक तो टेन्योर ऑफ द लीज, कि हाँ 10 साल का लीज था वो 8 का रह जाएगा, 12 का हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. एक हो सकता है रेंटल्स में चेंज, की कंटिन्यूइंग विद द सेम लीज टेन्योर, कि हाँ 10 साल का लीज कंटिन्यू करेगा लेकिन 5 साल बाद मे बी एंड लेसी एंड लेसर सिट्स टुगेदर एंड कुछ भी रीज़न से लीज का रेंटल चेंज होता है, मे बी द एसेट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एनी मोर, या फिर ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है. थर्ड थिंग, स्कोप में इंक्रीज डिक्रीज करना. सपोज मैंने कोई फ्लोर स्पेस ले रखा था फॉर माई क्लासेज एंड एवरीथिंग, कि 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस था, दैट माई इंक्रीज टू 10,000 स्क्वायर फीट, और 2000 स्क्वायर फीट भी रह सकता है. तो स्कोप में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, रेंटल में हो सकता है, एंड तेरा टेन्योर में हो सकता है. लेकिन अब देख, तू देखा जाए तो जो लीज रेंटल है, तेरा स्कोप चेंज होता है तो भी तेरा लीज रेंटल इफेक्ट होगा, तेरा टेन्योर चेंज होता है तो भी तेरा लीज रेंटल इफेक्ट होगा, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑल्सो तेरा लीज रेंटल इम्पैक्ट हो सकता है. अब उसके मैं कुछ और पॉइंटर्स डिस्कस करता हूँ. सपोज डे वन पे लीज लेसी और लेसर के बीच में डिस्कस हुआ था कि लाइक 10 ईयर्स के लिए सपोज मेरा लीज रेंट सेम नहीं रहेगा, कुछ तो अपन इसको इंक्रीज़ करेंगे. एक तो हो सकता है कि सिंपल मैंने बोल दिया ब्लैंकेट फिगर कि भाई 5% हर साल से तेरा रेंटल इंक्रीज़ होगा इस प्रॉपर्टी का. लेकिन दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई देख, मुझे भी इन्फ्लेशन के लिए सेफ प्ले करना है एज ए लेसर, मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, तो जितना इन्फ्लेशन होता है या फिर जितना एक कोई भी इंडेक्स सपोज अपन ट्रैक करते हैं फॉर सपोज रियल इस्टेट या ऐसा कुछ, तो उसमें जितना चेंजेस आएगा मैं उतना मेरा लीज रेंटल इंक्रीज़ कर दूँगा. अब उस केस में क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है. वन इज़ योर सपोज़ कोई इंडेक्स होता है कि सपोज़ जैसे अपन कैपिटल गेंस के अंदर वी यूज टू स्टडी की दैट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. सपोज़ वैसे कोई सी रेट हो सकती है कि आरबीआई की रेपो रेट हो सकती है या फिर कोई भी और ऐसी रेट, तो मैं उससे मेरे लीज रेंटल को लिंक कर देता हूँ कि सपोज़ नेक्स्ट ईयर सपोज अगर वो 5% की रेट होती है तो मैं 5% से मेरा लीज रेंटल इंक्रीज़ करूँगा, 6% होती है 6% से लीज रेंट मेरा इंक्रीज़ होगा. या फिर सपोज़ मैंने 100 के बेसिक इंडेक्स से स्टार्ट किया कि सपोज़ मैंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पकड़ा जो अभी 100 है, अगर वो नेक्स्ट ईयर 110 होता है तो मेरा लीज रेंटल भी मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइड बाई 100 विच इज़ 10% का इंक्रीज़ हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो ये भी एक रीज़न्स हो सकते हैं. बट आप एक चीज़ नोटिस करना, इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये आ रहा है कि जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा, जिसके अंदर वी वर एडजस्टिंग आर लीज रेंटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंडेक्स और एनी रेट, वो डे वन पे डिसाइडेड होता है. इट्स जस्ट दैट कि वो चीज़ इफेक्ट में फ्यूचर में आती है. बट जो फर्स्ट वाले केस में हो रहा था जिसमें आई एम सिटिंग विद द लेसर एंड लेसी आर सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग, तो उस केस में क्या हो रहा था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वी आर ऑल्टरिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन मिडल ऑफ द लीज. मतलब कि डे वन पे ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, हम लोग बैठते हैं और लीज टर्म्स को मॉडिफाई करते हैं. सो दिस अकाउंट्स फॉर योर मॉडिफिकेशन. रीअसेसमेंट में क्या हो रहा है कि एक ऑप्शन जो ऑलरेडी लेस
आइदर इट्स ऑप्शन और इवन इफ इट्स अ क्लोज इन द योर कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये क्लोज था कि हाँ आगे जाके लीज रेंटल्स मॉडिफाई होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द रेपो रेट या ऐसा कुछ भी। सपोज जैसे ये माई बोर्ड लाइबोर ये सब भी ट्रैक करते तो किसी से भी लिंक हो सकता है। तो डे वन पे डिसाइडेड था कि उसके बेसिस पे मेरा लीज रेंटल चेंज होगा, राइट। तो ये मेरा रीअसेसमेंट हुआ कि मैं कंडीशंस को रीअसेस करता हूँ या फिर वेरिएबल्स को रीअसेस करता हूँ और उस बेसिस पे मेरा लीज रेंटल चेंज हो जाता है। अब इस केस में मेरे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जिनको मैं रीअसेस करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल डे वन पे लेसर ने मुझे ऑप्शन दिया था कि तेरे को लगे तो तू 10 साल के बाद और 5 साल के लिए लीज़ को एक्सटेंड कर सकता है या फिर तू 8 साल पे ही टर्मिनेट कर सकता है या फिर तू 10 साल पे जाके चाहे तो एसेट को ख़रीद सकता है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सपोज डे वन पे मुझे लगता है कि नहीं यार मैं इस लीज़ को 10 साल तक ही चलाऊंगा, 13वें साल तक नहीं चलाऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल पोस्ट 10 ईयर्स। बिकॉज सपोज मेरे पास लेटेस्ट से कि कोई मशीनरी है जैसे मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट मैं सपोज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, किसी और कंपनी के लिए माल बना के उसको बेचता हूँ। अब मैंने मशीनरी रेंटल पे 10 साल के लिए इसलिए लिए क्योंकि उससे मुझे लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दैट थिंग, जो कंपनी है जिसके लिए मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ वो 10 साल के लिए मिला हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि मैं 10 साल के बाद वापस मतलब आई विल कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर दिस गुड्स और नॉट, तो इसलिए मैंने इनिशियली 10 साल के लिए लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा लाइसेंस इंक्रीज़ होता है 5 साल के लिए तो आई माइट नीड दिस मशीनरी। तो मैं एक ऑप्शन रखता हूँ लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर 10 साल के बाद मुझे इसको एक्सटेंड करना हो तो आई शुड बी एबल टू एक्सटेंड इट। लेकिन सपोज 5 ईयर के एंड पे जाके ही मे बी माई द वे आई एम मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इज द क्वालिटी इज़ गुड, तो कंपनी मेरा लाइसेंस एक्सटेंड कर देती है कि ठीक है 15 साल तक के लिए हम टोटल मतलब गुड्स तुमसे ही खरीदेंगे। तो नाउ आई थिंक आई विल बी एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज एज वेल कि अब मुझे इस मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी 15 साल तक होगी। तो ये क्या था, ये एक ऑप्शन जो लीज के बिगिनिंग पे कमेंसमेंट पे एग्जिस्ट करता था। नाउ आई थिंक आई विल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन जो इनिशियली मुझे नहीं लगता था। तो ये मैंने रीअसेस किया है मैनेजमेंट के जजमेंट को, राइट, कि मैनेजमेंट के जजमेंट में कुछ ऐसा चेंज आता है या कंडीशन ऐसी हो जाती है कि नाउ दे थिंक्स कि आइदर दे विल कंटिन्यू टू यूज़ दैट एसेट इफ़ देयर वाज एन ऑप्शन, या फिर तुमको लगता है कि सपोज मे बी फॉर एग्जांपल एज अ स्टार्टअप कंपनी आई थॉट कि अभी मेरे पास एसेट वो कोई भी मशीनरी परचेज करने की आई एम नॉट दैट कैपेबल, बट 5 ईयर डाउन द लाइन मेरा अच्छा कैश फ्लो होता है, अब मुझे लगता है कि मैं मशीनरी खरीदने के लिए कैपेबल हूँ। अब तो मैंने क्लोज जो इनिशियली बनवाया था डे वन पे मैंने उसमें क्लोज रखवा दिया कि भाई अगर मैं चाहूँ तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द लीज आई शुड बी एबल टू परचेज दैट एसेट, ठीक है। तो वो मुझे अब बिगिनिंग पे नहीं लगता था कि मैं वो परचेज वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। तो जब मैंने लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करी तो केवल लीज रेंटल्स को डिस्काउंट किया, जो मेरा 10th ईयर के एंड पे जो मेरे पास ऑप्शन था कि सपोज़ करो 1-1 लाख का रेंटल था 10 साल के लिए, और अगर मैं चाहता तो 10th ईयर के एंड पे 5 लाख में उस मशीनरी को खरीद सकता था। मुझे बिगनिंग पे लगा नहीं यार आई एम नॉट श्योर कि विल आई बी दैट मच कैपेबल ऑफ बाइंग दैट मशीनरी एट द 10th ईयर एंड। तो मैंने केवल 1-1 लाख के जो 10 रेंटल में पे करने वाला था उसको डिस्काउंट करके मेरी लीज लाइबिलिटी निकाली। लेकिन अब मुझे 10th ईयर के लेटर से 5th ईयर के एंड पे जाके लगता है कि नहीं यार ना आई विल बी कैपेबल टू परचेज दैट मशीन एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। तो अभी मैं उस 5 लाख का जो वन शॉर्ट पेमेंट था टू परचेज दैट मशीनरी उसको भी अपने लीज रेंटल्स में कंसिडर कर सकता हूँ। सो जहाँ पे भी अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑप्शन है लीज के अंदर उसकी वजह से अगर वो एक्सरसाइज होने का चांसेस बढ़ता है या ऐसा कुछ होता है, या फिर सपोज़ मेरा कोई फिक्स्ड लीज पेमेंट है वो लिंक्ड था किसी भी इंडेक्स से या किसी भी रेट से, उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, इन सबको दे ऑल विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माई री मेजरमेंट। वेर एज अगर I being a lessee and lessor we sits together and we decide upon multiple things like कि ठीक है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को मशीनरी उतनी यूज़ नहीं आ रही है, मेरे को मशीनरी और ज़्यादा यूज़ करनी है। सपोज़ उसमें एक 8 आवर्स का क्लोज था कि तो मशीनरी 8 घंटे के लिए चला सकता है, मुझे 16 घंटे के लिए चलानी है, तो वो इंक्रीज इन स्कोप हो गया। मुझे लगता है 10 साल की जगह 15 साल यूज़ करनी है, अब मैं जाके वापस से बात करता हूँ कि भाई मेरे को एक्सटेंशन करके दो। यही सब जो भी चीज़ होती है ना जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑन द टेबल डिस्कस होगी बिटवीन द लेसी एंड द लेसर, दोज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीज, राइट। अब इसके अंदर एक चीज़ तुम बेसिक फंडा क्लियर कर लो फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव या क्वेश्चन सॉल्विंग पर्सपेक्टिव। देख क्वेश्चन 1 साल से स्टार्ट होगा जहाँ पे इनिशियली माई लीज ट्रांजेक्शन विल कमेंस, वहाँ पे मुझे पता होगा कि डे वन के ऊपर ये डिस्काउंटिंग रेट थी और इतने साल का लीज था, इतने साल का रेंटल था, मैं चुपचाप से उनको डिस्काउंट करूँगा और मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट कर दूँगा, विच विल बी माई सपोज़ 1-1 लाख का 10 साल के लिए ट्रांजेक्शन था, 10% की डिस्काउंटिंग रेट थी,
तो सपोज़ कुछ तुम्हारा 7 लाख के आसपास का लीज़ लाइबिलिटी आता है, तो 7 लाख से मैं लीज़ लाइबिलिटी को स्टार्ट करूँगा, आर ओ एसेट को स्टार्ट करूँगा, और 10 साल के लिए आर ओ एसेट को मैं 70,000 से डेप्रिशिएट करूँगा, राइट। अब सपोज़ 4th ईयर के एंड पे जाके मेरे को पता चलता है कि आइदर दिस इज़ अ केस ऑफ रीमेजरमेंट और दिस इज़ अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन इन द लीज का। तो जैसे तुम क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, पहले तुम्हारे को इसके बारे में सोचना ही नहीं, यू डू द क्वेश्चन एज ऑन द डे वन। वो लीज़ लाइबिलिटी की टेबल बना के रखो, डिस्काउंटिंग करके रखो, जो इनिशियली डे वन पे लीज़ लाइबिलिटी की वैल्यू आती है वो निकाल दो, आर ओ यू निकाल दो, और फिर तुम फाइनली पहुंच जाओ कि जिस दिन मेरा मॉडिफिकेशन या रीमेजरमेंट हो रहा है विच इज़ द एंड ऑफ द 4th ईयर, वहाँ पे मैं कितने के आर ओ यू पे खड़ा हूँ, कितने के लीज़ लाइबिलिटी पे खड़ा हूँ। बिकॉज ड्यूरिंग दोज 4 ईयर्स तुमने क्या किया होगा, 4 साल के लिए जो लीज़ लाइबिलिटी है उसकी भी अनवाइंडिंग करी होगी तुमने, उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट ऐड किया होगा और लीज़ रेंटल उससे पे किया होगा। तो सपोज़ वो तुम्हारा कहीं ना कहीं पहुंच गया, लेटेस्ट से अपन ने 7 लाख से शुरू किया था, तो जस्ट एब्जर्ट फिगर कि 6 लाख का तुम्हारा अभी भी लीज़ लाइबिलिटी में बैलेंस है, लेटेस्ट से 5 लाख रुपीज़। एंड आर ओ यू एसेट तुम्हारा सपोज़ 4 साल के लिए तुमने 70,000 से राइट ऑफ किया, तो 2,80,000 राइट ऑफ कर दिया है, तो वो सपोज़ 5,20,000 से पड़ा हुआ है, सॉरी 4,20,000 से, ठीक है। अब मुझे यहाँ रह के डिसीज़न लेना है विथ रेस्पेक्ट टू, देखो एक चीज़ सर्टेन है कि होगी, जब भी तुम्हारा मॉडिफिकेशन रीमेजरमेंट आता है उस दिन तुमको फिर से जो भी तुम्हारे अपडेटेड लीज रेंटल्स है, बिकॉज कुछ ना देखो, चाहे तेरा स्कोप इंक्रीज डिक्रीज हो लीज रेंटल में चेंज आएगा, चाहे तेरा लीज टर्म में इंक्रीज डिक्रीज हो लीज रेंटल में चेंज आएगा, लीज रेंटल में तुमने चेंजेस किया है तो लीज रेंटल में चेंजेस है। अगर तुम्हारे इंडेक्स चेंज होता है, तुम्हारा कोई भी रेट चेंज होती है जिसकी वजह से तुम्हारा लीज रेंटल में चेंज आता है, या अब तुमको लगता है कि तुम परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, चाहे कुछ भी कर लो, जो फ्यूचर में लीज रेंटल्स पेएबल है या फिर इवन इफ टुवर्ड्स द परचेज ऑफ द एसेट, इन टोटलिटी उस कैश फ्लो जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर चेंज आना ही आना है। तो ये सर्टेनिटी है कि अब एट दिस जंक्शन ऑफ द क्वेश्चन मुझे फिर से उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा जिसके अंदर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और दे मग अप दिस थिंग कि कहाँ पे न्यू डिस्काउंटिंग रेट यूज़ होगी, बिकॉज व्हेन आई विल बी स्टैंडिंग एट द 4th ईयर एंड मेरे पास एक और डिस्काउंटिंग रेट गिवन होगी, सपोज जो मैंने इनिशियली 10% यूज़ करी थी, अब अगर मैं आज एक लीज के ट्रांजेक्शन में एंटर करूँ तो वो 12% की रेट है, फॉर एग्जांपल विद द अपडेटेड रिस्क एंड एवरीथिंग, वो सपोज 12% की डिस्काउंटिंग रेट है। तो जो अब मैं जो अपडेटेड लीज रेंटल्स है उनको डिस्काउंट करूँगा 10% से कि 12% से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। एक बेसिक आइडिया देता हूँ तुमको, जो रिस्क फ्री रेट होती है, जैसा अपने इंटर के एफ में बेसिक पढ़ा था, रिस्क फ्री रेट देन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। तो ये जो लीज में तुम जो ये रेट यूज़ कर रहे हो ना 10% 12% वट एवर, दिस इज़ योर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। सिंपल है समझना कैसे, सपोज 6% की रिस्क फ्री रेट है। अब कहाँ से आई होगी 10% की फिगर, इट्स नॉट एन एब्जर्ड फिगर की, और ऐसा भी नहीं होगा कि सारी सपोज फॉर एग्जांपल लेटस से कि सपोज़ ब्रांच के लिए किसी बैंक को कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे लेनी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि HDFC बैंक हो गया या फिर येस बैंक हो गया सबके लिए सेम लीज रहेगी। कहीं ना कहीं तुम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे, तुम एज अ लेंडर तुम ये चेक करोगे कि हाँ सामने वाले की कैपेबिलिटी टू पे बैक कैसी है, वो सब देखा जाएगा। तो डोंट यू थिंक दिस विल चेंज ओवर द टाइम? सिंपल है, अगर ऑन द डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन या रीमेजरमेंट मेरे को ऐसा लगता है कि इस इवेंट की वजह से कोई भी एडिशनल रिस्क आई है, फॉर एग्जांपल पहले केवल ट्रांजेक्शन 10 साल के लिए था, अब वो एक्सटेंड करके 15 साल करना चाहता है, कहीं ना कहीं दोज 5 ईयर्स एडिशनल 5 ईयर्स ब्रिंग ऑन सम एडिशनल रिस्क। सिंपल, बिकॉज जो डे वन पे बैठ के मैंने 10 साल के लिए सोचा था, अब मैं 5th ईयर एंड पे अगले और 5 साल के लिए सोच रहा हूँ, टोटल ट्रांजेक्शन मेरा 15 ईयर्स का हो गया है, राइट। तो दिस ब्रिंग्स इन एडिशनल रिस्क फॉर श्योर। अब आज मैं उसको एक नया ट्रांजेक्शन सोचूंगा कि 10 साल के लिए, जो 5 ऑलरेडी बीत चुके हैं, 5 बचे थे एग्जिस्टिंग वाले में, बट ये 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं एडिशनल रिस्क है। तो आई विल बी गोइंग विद द न्यू डिस्काउंटिंग रेट फॉर माई ऑल द बैलेंस और एंड इवन न्यू जो 10 साल, अब मतलब 5 साल तो जो पुराने बचे थे प्लस 5 साल जो नए ऐड हो रहे हैं, टोटल 10 साल के जो भी लीज रेंटल्स होंगे उनको मैं नई डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करूँगा। ये बेसिक माइंडसेट है। एट द एंड जब अपन इस टेबल को फिल करेंगे तुमको सब समझ आएगा, बट अभी के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने का ट्राई करो दैट वेन एवर देयर इज़ अ न्यू रिस्क न्यू डिस्काउंटिंग रेट, अगर एग्जिस्टिंग रिस्क है केवल ट्रांजेक्शन में कुछ चीज़ें ऑल्टर हुई है, बट उससे उस चीज़ पे कोई डिफरेंस नहीं आता एज अ बोरोवर या फिर एज अ लेसर कि मुझे सोचना पड़े कि शिट अर्लियर आई थॉट कि
ये पैसा मुझे मिल जाएगा, या फिर इस ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए मैं कम से कम 15% के ARR एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मैंने 15% की डिस्काउंटिंग रेट रखी, राइट। लेकिन अब मुझे वापस से उस चीज़ को रिकन्सिडर करना पड़ रहा है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं रिस्क चेंज हो रही है, एज इन कि पहले मुझे लगता था कि 10 साल तक इसकी वायबिलिटी रहेगी इस ट्रांजेक्शन में, कि हाँ बंदा सामने वाला पे कर पाएगा, बट नाउ आई एम नॉट दैट कैपेबल इनफ कि मैं आगे के और 5 साल की वायबिलिटी लगा पाऊँ। वहाँ पे डेफिनेटली सम सर्टेन फैक्टर्स विल प्ले इन एंड रिस्क विल चेंज, तो वहाँ पे मैं नई डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करूँगा। अब देखो सिंपल है, एक 2x2 का मैट्रिक्स ध्यान में रखो, इसको अपन फिल इन करेंगे अभी लॉजिकली, खुद से होगा। रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन हो, इन बोथ द केसेस देयर कुड आइदर बी एग्जिस्टिंग डिस्काउंटिंग रेट या फिर रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज़ है, जो तेरा रीमेजरमेंट होता है, एक बार के लिए मैं फिर से रिकॉल करता हूँ पूरा। मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा था, मॉडिफिकेशन में 3 ही चीज़ें हो सकती है, 3 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बेसिकली, तेरा लीज रेंटल्स, तेरा स्कोप या फिर टेन्योर। इनमें या जो इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, इन तीनों में से किसी ना किसी में, दिस विल बी और मॉडिफिकेशन, कि भाई लेसर और लेसी साथ में बैठे, मे बी बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मैंने या जो टेन्योर इंक्रीज डिक्रीज़ किया, स्कोप को 5000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट किया, वो हो सकता है, या फिर रेंटल्स में कौन पे इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ। अब एक तो तुम इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना, इसको लेके मॉड्यूल में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, कि सपोज अगर मेरा 5000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट होता है, तो क्या मैं इसको नया ट्रांजेक्शन भी तो ट्रीट कर सकता हूँ, कि मैं एग्जिस्टिंग को वैसे का वैसे कंटिन्यू रखता हूँ और मैं 5000 वाले की अलग से अकाउंटिंग कर लेता हूँ। इट्स अ गुड पॉइंट। तो इसको तुमको सिंपली देखना है, सपोज़ तेरा 5000 स्क्वायर फीट का रेंटल 5 लाख रुपए था, और अब तू एडिशनल 5 लाख ले रहा है, 5000 स्क्वायर फीट ले रहा है, उसका रेंटल तेरा 5 लाख रुपीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये दो सेपरेट ट्रांजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। आई मीन यू कैन नॉट से कि एक सिंगल, हमने ऐसा नेगोशिएशन नहीं किया ना कि भाई मैं पहले 5000 स्क्वायर फीट ले रहा था, अभी मैं 10,000 स्क्वायर फीट ले रहा हूँ, तो तू मुझे 5 लाख की जगह टोटल 9 लाख में करके दे दे। अगर मैं सिंगल प्राइस पे उस ट्रांजेक्शन को नेगोशिएट करता, तो मैं कह सकता था कि ये एग्जिस्टिंग वाले के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो मॉडिफिकेशन किए हैं। तो ये क्वेश्चन में काफ़ी क्लियर होगा, इसमें तुमको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 1-2 क्वेश्चन है अपन आगे देखेंगे, उसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होता है। अगर सिंपल है कि 5000 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट, मतलब तुमने 50% का स्कोप डिक्रीज़ किया है। 50% का स्कोप डिक्रीज़ मतलब लीज रेंटल के अंदर भी 50% का ही प्रोपोर्शनेटली वो होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब तुमने लीज रेंटल में भी चेंज किया है, इट्स नॉट जस्ट द डिक्रीज इन स्कोप। सेम गोज़, अगर तुमने इंक्रीज़ किया है तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ है तो उसको नया ट्रांजेक्शन ट्रीट कर लो। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि भाई तुमने कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो ट्रांजेक्शन था उसके अंदर कुछ तो ऑल्ट्रेशन की है, देन दैट इज़ अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन। अब ये तेरा रीमेजरमेंट के अंदर क्या हो रहा था, मोस्टली कोई ना कोई ऑप्शन या कोई ना कोई एक क्लोज था ट्रांजेक्शन के अंदर, तेरे लीज के टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो फ्यूचर में जाके एक्सरसाइज हो रहा है या एक्सरसाइज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वायबिलिटी है, या फिर दैट इज़ कमिंग इन टू प्ले, कि हाँ अभी वो मे बी सपोज अपन ने जब स्टार्ट किया था तब लाइबोर पे अपन ने लिंक किया था कि मेरा 5% से इंक्रीज़ होगा, चूँकि उस दिन के लाइबोर थी, 3 साल के लिए लाइबोर चेंज नहीं हुई, लेकिन अब जाके लाइबोर मेरी 5.5% हो जाती है, तो उसने मेरे कहीं ना कहीं लीज रेंटल्स आने वाले को सबको चेंज कर दिया। तो दैट इज़ द केस ऑफ रीमेजरमेंट। अब अपन सिंपल एक एक केस उठाते हैं। अब देख रीमेजरमेंट के अंदर क्या क्या फॉल करता है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन के अंदर तो कोई भी चेंज होता है, अगर तेरा लीज टर्म में, लीज रेंटल में, स्कोप के अंदर, दैट फॉल्स अंडर योर मॉडिफिकेशन। इसके अंदर वो ये कि जो ऑप्शन टू मॉडिफाई है वो एग्जिस्ट नहीं करता था डे 1 पे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ट्रांजेक्शन मैंने आई डिसाइडेड टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट इन डिस्कशन विद द लेसर। अब रीमेजरमेंट में क्या हो रहा था कि any of the following attributes which were existed in the agreement on the commencement date itself। उस दिन ही हमने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था उसके अंदर लिखा हुआ था कंडीशन, और वो कुछ ना कुछ अब एक्सरसाइज हो रही है। तो इसके अंदर भी 5 कंडीशन है। उसके अंदर तुम सिंपली देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल तेरा फ्यूचर लीज पेमेंट्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडेक्स या रेट, या फिर इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट्स चेंज हो रही है। अब इसका तुम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी तेरे को दी थी, अब मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इनिशियली अपन ने सोचा था कि तू इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगा, वो बीच में फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, सो आई हैव टू री रिकॉर्ड दिस थिंग। या सो वेयर वर वी, सो द थिंग इज़ एक बेसिक फ्लो क्लियर रखो क्वेश्चन का। इफ़ यू सी कि हाँ भाई रीमेजरमेंट या फिर मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपली डू वन थिंग, जिस दिन पे वो हो रहा है तब तक की अकाउंटिंग चुपचाप से कर लो। अब उस दिन पे बैठ के तुमको सोचना है कि सबसे पहले तो निकाल लो कि हाँ अब अपडेटेड कैश फ्लो क्या है मेरा, जो भी जितने भी साल बचें
अपडेटेड वंस, उनका कैश फ्लो क्या है उनको लिखो. नाउ हियर इज़ द फाइट, द कैच, कि भाई मुझे डिस्काउंटिंग रेट कौन सी यूज़ करनी है. तो मेरे को 3 से 4 डिसीजन ही लेना है. मैं कोई स्टेप वेप नहीं लिखा रहा, ना तुमको याद करके जानी है. चुपचाप से क्वेश्चन आए, तुम्हारा हाथ चलना चाहिए कि भाई ठीक है 4 साल तक तो कुछ नहीं है ना, सिंपल है ना ट्रांजेक्शन की. ये लीज रेंटल्स थे, इतने से स्टार्ट हुआ था, चुपचाप से करके 4 साल के एंड पे कितना अमाउंट था आर ओ यू एसेट का, लीज लाइबिलिटी, उस तक पहुँच जाओ. दैट विल बी वेरी ईजी थिंग, राइट. वो तुमने जैसे किया, अब उस दिन पे आके सोचो. चलो सबसे सिंपल क्या, कैश फ्लो. कैश फ्लो में लिख लेता हूँ कि अब अपडेटेड कैश फ्लो मेरा इतना है. अब इसमें भी एक छोटी सी चीज़ मैं फट से क्लियर करना चाहता हूँ. बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है कि सर अगर कोई इंडेक्स रेट दी हुई है वर्सेस कोई सॉरी एक तो मतलब कोई रेफरेंस रेट दी हुई है या फिर इंडेक्स दिया हुआ है, तो उस केस में वो कंपाउंडिंग होगी, ये क्या, वो कन्फ्यूज़ होते हैं. बहुत शांति से समझना. अगर सपोज तुम सबने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स के अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, राइट, CII. अब अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज़ मेरा लास्ट ईयर 200 का CII था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अभी 220 का है, तो दैट इम्प्लाइज इन इट सेल्फ एट 10% का इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि 220 हो गया, 200 से एक साल के अंदर मतलब 10% का इन्फ्लेशन रेट है. अब ये क्या है ना, लैगिंग इंडिकेटर होता है. एज इन एक साल निकल गया, इन्फ्लेशन कितना आया, उस हिसाब से मैं मेरा इंडेक्स को अपडेट करूँगा. तो एट द एंड ऑफ द ईयर सपोज़ अगले साल मेरा इन्फ्लेशन केवल 8% आता है, तो अगर 220 से 8% सपोज़ मैं केवल उसको 200 236 पे ले जाता हूँ, 237 पे ले जाता हूँ, तो इस साल सो बेसिकली दैट इज़ नॉट अ थिंग कि हाँ कि इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव कि इट विल कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर ईयर्स टू कम. उस साल जैसा भी मेरा इकोनॉमी परफॉर्म करती है, जो इन्फ्लेशन आया उसके हिसाब से मैं मेरा CII दे देता हूँ कि भाई एटलीस्ट आपका एसेट इतना अगर इंक्रीज़ हुआ है तो वी विल गिव यू अ रिलीफ ऑन द कैपिटल गेन्स. जो भी पहले होता था अब नहीं होता है, ठीक है. तो ये लैगिंग इंडिकेटर है कि पहले सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में मेरे इंडेक्स को अपडेट करता हूँ. जनरली इंडेक्स के केस में ऐसा होता है. वेयर इज़ वॉट माई रेट सजेस्ट, सो सपोज़ कोई लाइबोर या माइबोर की रेट है, वो बोलती है कि आप आने वाले टाइम में इतना इंटरेस्ट अर्न करोगे, राइट. दिस इज़ वॉट मोस्टली दीज आर. अगर मैं लाइबोर माइबोर बोलता हूँ तो ये जनरली इकोनॉमिक स्पेसिफिक, दिस कुड बी रिस्क फ्री रेट एज क्लोज टू एज रिस्क फ्री. उसके अंदर नो डाउट थोड़ा सा रियल रिटर्न होता है, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल, उस पार्ट पे नहीं जाते अपन. तो वो क्या बोलता है कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए दिस इज़ माई माइबोर, दिस इज़ माई लाइबोर, या फिर ओवरनाइट रेट है. तो वो कहीं ना कहीं सब इसमें हो क्या रहा है. मैं एक बार वापस से लीज पे आ जाता हूँ, ज़्यादा अपन बाहर नहीं जाते. सो व्हाट हैपनिंग इज़ कि सपोज आज मैंने बोला कि 10,000 के लीज रेंटल से स्टार्ट किया, जब मेरा कोई भी इंडेक्स सपोज 100 का था. मैंने बोला अगर ये फ्यूचर में जाके रीसेट होता है, अगर ये फ्यूचर में जाके रीसेट होता है तो मेरा लीज रेंटल भी रीसेट होगा. मतलब अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ एज अ नॉर्मल गाय की, ये इंडेक्स गिवन द सर्कमस्टांसेस रीसेट नहीं होगा. आई तो इन दैट केस आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द 10,000 का लीज रेंटल्स. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे केवल उससे इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन चाहिए. इसलिए अगर ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ेगा तो मैं मेरा लीज रेंटल बढ़ाऊँगा. तो अगर सपोज़ फर्स्ट ईयर में जाके वो 110 हो जाता है, 10% का इन्फ्लेशन आ जाता है, क्या मैं ये बोलूँगा अरे अरे हाय तौबा हो गया भाई 10% अभी इस साल में इन्फ्लेशन आया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर साल में 10% आएगा, तो मान के चल के हर साल में तेरे को 10% बढ़ाना है. नहीं, तब का तब देख लेंगे, राइट. सिंपल इज़ दैट. इस साल 10% आया, अगले साल ना भी आए तो 2% आए, 12% आए, 20% आए, किसको पता. तो उस केस में जब वो मेरा इंडेक्स अपडेट होता है 100 से 110, मैं जो मेरा 10,000 था उसको ऑल द फ्यूचर ईयर्स के लिए 11,000 11,000 11,000 11,000 करता हूँ. वेयर एज सपोज़ एक ऐसा कोई इंडेक्स है, ऐसी कोई रेट है नहीं, सपोज़ एक रेट होती है जो सपोज़ RBI डिक्लेयर करता है कि एक्सपेक्टेड या फिर प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन इन आर इकोनॉमी. नो डाउट RBI जब भी उनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो दे गिव यू एन टारगेट ऑफ द इन्फ्लेशन. अब सपोज़ मैंने उसके बेसिस पे मेरा लीज रेंटल लिंक कर रखा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, यार RBI का प्रोजेक्शन है अगले 10 साल तक 4% का इन्फ्लेशन आएगा, तो मतलब मुझे हर साल 4% तो बढ़ाना ही बढ़ाना है. अगर वो 4 की 5 हुआ तो तब की तब सोचेंगे, लेकिन 4% तो मुझे पता है ना. तो मैं अभी जो मेरा 10,000 है वो अगले साल 10,400 होना है, उसके अगले साल 10,850 कुछ होना ही होना है, ये मुझे पता है. तो मेरे जितने भी 10 साल है मैं उसके ऊपर एक 4% का कंपाउंडिंग लगा के रखूँगा, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू. बट जो 100 से 110 हुआ है उसकी गारंटी तो नहीं है ना कि वो अगले साल भी 110 से 121 होगा 10% के हिसाब से.
वो जब होगा जितने परसेंट से मैं उस हिसाब से रीसेट कर लूँगा। तो इसलिए सिंपल है, अगर तुमको याद रखना है तो जब भी तेरा इंडेक्स होता है कि 100 120, एक तो इसमें ये खास ध्यान रखना अपन ने 100 यूज़ किया है। अगर सपोज़ मेरा बेस ईयर का इंडेक्स सपोज़ 120 था फर्स्ट ईयर में, अगर वो 128 हुआ है तो मैं सिंपली करूँगा 10,000 या 1 लाख जो भी मेरा लीज रेंटल्स था मल्टीप्लाइड बाय अभी कितना इंडेक्स है विच इज़ 128 डिवाइड बाय 120। सिंपल है कि कितने का इंक्रीज़ आया इन परसेंटेज टर्म्स, उतना ही इंक्रीज़ में मेरे लीज रेंटल्स के अंदर करने वाला हूँ फॉर ऑल द रिमेनिंग ईयर्स। ठीक है, इसके अंदर मुझे कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं देना है। लेकिन अगर यही कोई रेट होती है तो रेट के केस में सिंपल, अगर वो रेट 4% से होती है, अगर इनिशियली 4% थी ना, तो जब तू फर्स्ट डे पे तेरे कमेंसमेंट पे ही लीज रेंटल्स लिखेगा ना, तो सारे तेरे मतलब कंसिडरिंग दैट 4% का रेट ही होंगे। तो तुझे इनिशियली ही वैसे लिखना है कि 10,000, 10,400, 10,850, 11,300, सब सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर वो फ्यूचर में जाके चेंज हो जाती है तो फिर मैं री मेज़रमेंट के अंदर फॉल कर जाऊँगा कि सपोज़ थर्ड ईयर के एंड पे मेरा 11,300 हो चुका था, अब यहाँ से 4% से इंक्रीज़ होना था, जो अब सपोज़ 5% से होगा या 3% से होगा, व्हाट्स ओवर द केस में भी। ठीक है, अगेन ऑफ टॉपिक हो गए थे, फिर से मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। सिंपल था, डे 1 की अकाउंटिंग स्टार्ट करी, जिस दिन पे मेजरमेंट या फिर मॉडिफिकेशन हो रहा था वहाँ तक मैं पहुँचा, उस दिन का मैंने ROU निकाला, उस दिन का मैंने लीज लाइबिलिटी निकाली। ठीक है, आधा क्वेश्चन डन है। अब मेरे को इस दिन के लिए अपडेटेड कैश फ्लोज मेरे काफ़ी क्लियर होंगे कि अब आने वाले 10 साल के 15 साल के जो भी है कैश फ्लोज ये होने वाले। अब मैं इसको डिस्काउंटिंग किस रेट से करूँ, मुझे उसका डिसीजन लेना है। दिस इज़ योर फर्स्ट डिसीजन, टिक बॉक्स। इससे पहले वाला काफ़ी स्मूथ था, उसमें तुमको कोई इशू नहीं होने वाला, आई थिंक सो। अब पहला डिसीजन तो मुझे यहाँ लेना है, विच इज़ योर विच डिस्काउंटिंग रेट टू बी यूज। बट वन थिंग इज़ कॉन्स्टेंट, जब भी रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन होगा, मुझे आने वाले टाइम के जो भी लीज रेंटल्स है उसका अपडेटेड लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। वो नई रेट से करना है कि एग्जिस्टिंग ओल्ड रेट से करना है, वो अपन देखते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा मेरा कि मुझे इनकी अकाउंटिंग क्या करनी है। सिंपल, तो देखा जाए मेरा ये जो भी रीमेजरमेंट या मॉडिफिकेशन वाला एक टैबू टॉपिक है, उसके अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब मैं रीमेजरमेंट या फिर मॉडिफिकेशन पे खड़ा होके फिर से जो लीज लाइबिलिटी रिकम्प्यूट करूँगा, वो ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट से करूँगा, न्यू डिस्काउंटिंग रेट से करूँगा, वन। एंड सेकंड, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सिंपल, अब एक बार के लिए इसको समझते हैं कि न्यू डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करनी है। और अब इसमें मैंने एक बेसिक आइडिया तो दे दिया था, विच इज़ कि थोड़ा सा माइंड में वो चीज़ लाना कि क्या मेरा इस इवेंट की वजह से एज ए लेसर्स पर्सपेक्टिव क्या नई रिस्क आई है क्या कुछ ट्रांजेक्शन में। अगर हाँ तो मैं नए डिस्काउंटिंग रेट के लिए जाऊँगा, नहीं तो आई विल कंटिन्यू विद द एक्सिस्टिंग वन, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे वो डिसाइड किया था। अब सपोज़ अपन एक एक को उठाते हैं। सपोज़ सबसे पहले मॉडिफिकेशन के लिए जाता हूँ। अब देख, मॉडिफिकेशन में अगर मेरा लेटस से कि सपोज़ कुछ भी मैंने स्कोप के अंदर इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं किया, 5,000 स्क्वायर फीट के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और 5 साल बचे थे, 5 साल में कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ यार सपोज़ मेरा यूज़ केस बढ़िया है काफ़ी ज़्यादा मशीन का, तो लेसर कहता है भाई तो मशीन को ज़्यादा ही घिस रहा है, अभी 1 लाख में काम नहीं चलेगा, 1.5 लाख रुपए का विद द सेम सेम एवरीथिंग की मशीन की साइज़ वही है, स्कोप नहीं बढ़ा है, 1 से 2 मशीन नहीं हुई है, 10 से 15 साल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा लीज़ रेंटल बढ़ गया। तो इसको क्या हो गया, ये तेरा इंक्रीज़ इन रेंटल हो गया। या फिर मैं कहता हूँ यार एज अ कंपनी आई गो टू द लेसर कि भाई यार देखो अभी मेरी मार्केट में उतने मेरे गुड्स की डिमांड नहीं है, मेरा यूज़ केस काफ़ी कम हो गया इस मशीनरी का, तो प्लीज़ मेरा लीज़ रेंटल इस मशीनरी का कम कर दो। दोनों केसेस में डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं ऑन द क्रेडिट प्रोफाइल, क्रेडिट वर्दीनेस या फिर एबिलिटी टू पे ऑफ द जो बोरोअर है या फिर अपने केस में जो लेसी है वो चेंज हुआ है। अब देखो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि अगर मेरा लीज रेंटल डिक्रीज़ हुआ है राइट, तो देयर इज़ नो न्यू रिस्क। बट अपने को बात नए रिस्क की एज इन नए एडिशनल रिस्क की नहीं करनी है। रिस्क प्रोफाइल तो मेरी चेंज हुई है ना। पहले मुझे लगता था कि सपोज़ मेरे को इस बंदे ने मेरे को 10,000 रुपये देने हैं, तो मैं इससे 10,000 की उम्मीद रखता हूँ कि हाँ 10,000 तो ये दे पाएगा, ठीक है, तो मैं इसको 12% से डिस्काउंट करूँगा। अगर ये मैं 20,000 कर देता तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा रिस्क है, सपोज़ मैं 15% से डिस्काउंट करूँगा। डज दैट मीन कि 10,000 से सपोज़ इसने 5,000 कर दिए, सो एल से कि ठीक है यार पहले मैं 12% से करा था, आई कंटिन्यू विद 12%। नो, बिकॉज वॉट हैपनिंग इज़ उस 5,000 पे आने का रीज़न ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है या फिर वो पे नहीं कर पा रहा है 10,000, तो मैं उसको डिस्काउंट देके 5,000 कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। इन एनी ऑफ द केस रिस्क प्रोफाइल इज़ चेंजिंग। तो सिंपली देखो कहीं कहीं तुमको ऐसा लगेगा कि लॉजिक उतना परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ मच बेटर वे देन मगिंग अप दो स्टेप्स की हाँ ये स्टेप कर लेना और ये समरी बना के जाओ,
कि अगर ऐसा हुआ तो नए डिस्काउंटिंग रेट, ऐसा हुआ तो ऑल डिस्काउंटिंग रेट। आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नो डाउट मैं नोट्स के अंदर समरी दे दूंगा, दैट इज़ ओके, दैट यू कैन मग इट अप, बट आई शुड एटलीस्ट ट्राई कि हाँ तुमको समझ आए। तो अगर पूरा लिंक ना भी हो, गो विथ इट, समझ आएगा, दैट्स। तो अगर मेरा लीज रेंटल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज टर्म या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज स्कोप। मैंने पहले से बोला था तीन ही चीज़ें होती है, रेंटल होता है, स्कोप होता है, टर्म होता है। स्कोप होता है कि 5,000 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, वो वाला पुराना एग्जाम्पल। टर्म हो गया कि 10 साल से 15 करना है या फिर 2 साल कम करना है। रेंटल हो गया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ दीज टू, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, फिर भी रेंटल में चेंज आ रहा है, राइट। तो अगर रेंटल में किसी भी साइड चेंज आता है ना, यू विल कंसिडर इट एज अ न्यू थिंग, या फिर एक नया डेवलपमेंट है वो, और वो डेफिनेटली मेरा रिस्क प्रोफाइल, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरे जो प्रोजेक्शंस थे, सबको चेंज करेगा, एंड डेफिनेटली आई विल गो विद द न्यू डिस्काउंटिंग रेट। तो इसलिए आप देखोगे मॉडिफिकेशन के अंदर अगर सिंपली मेरा चेंज इन लीज रेंटल्स भी होता है, चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, आई विल यूज़ माई रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट। लेकिन यही अगर मेरा इंक्रीज़ इन स्कोप होता है या फिर इंक्रीज़ इन टेन्योर, तो काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है कि भाई अभी तुझे 10 साल, मैंने तो सोचा था तो 10 साल तक ही एसेट चलाएगा, मैंने उस हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करी, अब तो 15 साल के में मांग रहा है। डेफिनेटली उस 5 साल में माइट भी तू रेंट पे ना कर पाए, मुझे तो उसको भरोसा नहीं है, या फिर मुझे थोड़ी क्रेडिट वर्दीनेस फिर से एसेस करनी पड़ेगी, जो भी है उसमें सिंपली दिख रहा है कि एक नई रिस्क ट्रांजेक्शन के अंदर आ रही है। चुपचाप से मैं फिर से नए डिस्काउंटिंग रेट से सारे के सारे जो भी मेरे लीज रेंटल्स है, क्योंकि नए लीज रेंटल्स आ रहे हैं यार अगले 5 साल के, तो मैं चुपचाप से उनको नए डिस्काउंटिंग रेट से ही डिस्काउंट करूँगा। तो अर्लियर तो 5,000 स्क्वायर फीट पे ऑपरेट करा था, अब तो 10,000 स्क्वायर फीट की डिमांड कर रहे हैं। मे भी तो ठीक है, ज़्यादा एक्सपांशन करा, इतनी तेरे को नीड नहीं है, तो मेरे को रेंटल पे करना कर पाए, ऑल इन ऑल जो भी रीजंस हो सकते हैं। बट उस केस में जो भी इंक्रीज़ होता है ना, आई विल सिंपली गो विद द रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट। लेकिन अगर सपोज़ मेरा डिक्रीज़ वाला केस है, अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल आई विल गो विद द सेम थिंग कि नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो गया, जो मैंने पहले आपको बोला था कि सपोज़ मेरे प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं है, तो आप मेरे को मशीनरी उतनी यूज़ नहीं आ रही है। अब आप सोच के देखना, यहाँ पे मशीनरी के स्कोप में कम नहीं हुआ था, द मशीनरी स्टिल विथ द लेसी। आई मीन मैं एज ए कंपनी उस मशीन को फिर भी मेरे वेयर हाउस में पड़ी है, लेसर के वो कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं आने वाली है। सपोज़ ये अगर कोई फ्लोर स्पेस होता है 5,000 स्क्वायर फीट का, जो मुझे लगता है कि अभी मेरे कोचिंग में सपोज़ उतने बच्चे नहीं आ रहे, तो मैं इसको 5,000 स्क्वायर फीट से 3,000 स्क्वायर फीट कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअल डिक्रीज इन स्कोप ऑफ द एसेट है, बिकॉज अब वो 2,000 स्क्वायर फीट मैंने फ्री कर दिया लेसर के लिए, अब वो चाहे जो उसका यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ डिफरेंट। और ये मैं बोलता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है वो मेरे उतनी काम नहीं आ रही है, तो उससे मुझे क्या, तूने तो मेरी मशीन की ऑक्यूपाई करके रखी है, ठीक है, तेरे को काम नहीं आ रही, तेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है टू पे द लीज रेंटल्स, तो उस पर डेप्रीशिएशन कम करेगा, मेरी मशीनरी को यूज़ कम करेगा, तो मैं लीज रेंटल रिड्यूस कर देता हूँ। दिस विल फॉल अंडर डिक्रीज इन माई लीज रेंटल्स, नॉट एज इन डिक्रीज इन माई स्कोप। डिक्रीज इन स्कोप या फिर इंक्रीज इन स्कोप, ये जो स्कोप वाला है ना, ये मोस्टली तेरा फ्लोर स्पेस के केस में आएगा कि तूने रेंटल पे कोई भी प्रॉपर्टी ली है, कोई भी बिल्डिंग ली है, उस केस में तो उस पर सपोज 1-2 फ्लोर बढ़ा आ रहा है, कम कर रहा है, या फिर फ्लोर स्पेस कम ज़्यादा कर रहा है, तो वो तेरा इसके अंदर आ जाएगा डिक्रीज इन स्कोप ऑफ द लीज। अब इस केस में भाई आई विल सिंपली एज्यूम, गोइंग विद द फ्लो ऑफ द लॉजिक, कि भाई हाँ, अगर तू पहले 5,000 का चुपचाप से पे कर पा रहा था रेंटल, तो आई एम कंसिडरिंग कि हाँ तू 3,000 का भी कर पाएगा। आई विल कंटिन्यू टू डिस्काउंट इट विद द ऑल डिस्काउंटिंग रेट। मैं इसके अंदर कोई भी नई रिस्क नहीं आ रही है, मैं कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तो इफ़ यू वर एलिजिबल, यू वर कैपेबल टू पे दैट रेंटल फॉर द 5,000 स्क्वायर फीट एरिया, you will be capable to pay rental for the 3,000 स्क्वायर फीट एरिया, एंड वाइस वर्सा विद द टर्म ऑल्सो। क्योंकि मैंने सपोज 10 साल के लिए टोटल सोचा था, 5 साल पास हो गए। ओके, सो सेकेंड टाइम माई फोन स्टोरेज गॉट फुल, सो वीडियो पॉज्ड इन बिटवीन, कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट ऑफ। सो यप, सो इसमें क्या हो रहा था, देख मॉडिफिकेशन अपन ने मोटा मोटी डिस्कस कर लिया एज़ फार एज डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज़ करना है गोज़, कि भाई देख अगर मेरा लीज रेंटल के अंदर कुछ भी चेंजेस आता है, तो आई कंसिडर इट एज अ न्यू रिस्क, तो मैं नए डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करता हूँ। और अगर स्कोप या टर्म के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो आई यूज़ माई न्यू डिस्काउंटिंग रेट। एंड अगर ये कोई डिक्रीज इन स्कोप होता है, डिक्रीज इन टर्म होता है, तो आई थिंक दैट पोर्शन आई हैव ऑलरेडी कंसिडर, और वो उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है, दो सम पार्ट ऑफ इट इज़ गेटिंग डिलीटेड,
बट द रिमेनिंग पार्ट जिसको मुझे डिस्काउंटिंग करना है स्टेज द सेम विच वॉज देयर ऑन द डे वन, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा विद द सेम ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेता हूँ मॉडिफिकेशन का, एंड देन मे बी वी कैन मूव ऑन टू रीमेजरमेंट विच इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ तो वेरी सिंपल। सो अब देख मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है। अगर सपोज मैं पहले इधर आता हूँ कि अब इस केस में क्या हो रहा था कि मैं नई डिस्काउंटिंग रेट, तो मैंने अगेन आई विल बी वेरी क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन का फ्लो कैसा था, मैंने स्टार्ट किया डे वन पे मैंने निकाला कि मेरा ROU एसेट कितना होगा, लीज लाइबिलिटी कितना होगा। जिस दिन मेरा मॉडिफिकेशन हो रहा था वहाँ दिन तक मैं पहुँचा। अब मॉडिफिकेशन के दिन में जो अपडेटेड मेरे लीज रेंटल्स है उनको मैं डिस्काउंट करूँगा विद द न्यू रेट और द ओल्ड रेट एज द केस में भी। अब मेरे पास दो फिगर्स है, तो कंपेयर विद द एग्जिस्टिंग ROU एंड लीज लाइबिलिटी एंड द न्यू लीज लाइबिलिटी। सिंपल, कुछ नहीं करना, कंपेयर योर न्यू लीज लाइबिलिटी versus the old lease liability. This is I'm sticking with the where you have solved the question with the revised discounting rate वाला केस, जो कि 4 केसेस होते हैं, या जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लीज रेंटल या फिर इंक्रीज इन स्कोप और टेन्योर ऑफ द लीज। इन केसेस में सिंपल करना है कि सपोज लीज लाइबिलिटी तेरी जो डे 4 पे एंड ऑफ द ईयर 4 पे सपोज 7 लाख पे थी, अगर वो तेरी अब 10 लाख पे आ रही है, चुपचाप से 3 लाख को तो लीज लाइबिलिटी में बढ़ा देना, 3 लाख का तेरा ROU एसेट बढ़ा देना, और जब आने वाले साल है उसमें जो भी अपडेटेड ROU एसेट का अमाउंट है उतने से डेप्रिशिएट करना प्रोपोर्शनेटली फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट। और जो अपडेटेड तेरा लीज लाइबिलिटी का शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से तो फाइनेंस कॉस्ट तेरी P&L में जाएगी, उस हिसाब से तेरा लीज रेंटल पे होगा। सिंपल एज दैट। अब लॉजिकली देखा जाए ना तो इसमें हो क्या रहा है, दो अपन प्रेजेंटेशन पर्पज से ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट इफ़ यू सी मैंने क्या किया, सपोज़ मेरे पास फ्लोर स्पेस था, मैंने उस पर लिखा हुआ था कि सपोज़ लीज लाइबिलिटी 5000 स्क्वायर फीट, और वो मेरा बुक्स में चल रहा था। अब कहीं ना कहीं दिस 5000 स्क्वायर फीट हैज़ बिकम 10,000 फॉर एग्जांपल, तो आई राइट इट एज लीज लाइबिलिटी 10,000 स्क्वायर फीट, तो वो अकाउंट में आया था। अगर आप लॉजिकली सोचोगे, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रिमेन द सेम, कॉन्ट्रा एंट्री है, कुछ उसमें नया नहीं होने वाला है, बट इट इज़ काइंड ऑफ जहाँ पे तुम्हारे ओल्ड अकाउंट स्ट्राइक ऑफ हो रहे हैं एंड नया अकाउंट बुक्स पे आ रहा है। सिंपल इज दैट। वैसा हो रहा है, बट यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अपन ICAI प्रेफर टू डू। सिंपल करना है, जितने से लीज लाइबिलिटी बढ़ाना है उतने से ROU एसेट को बढ़ाना है, ख़त्म बात, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। ठीक है, अब यही अगर अपन डिक्रीज़ वाले केस में आते हैं, यहाँ पंगा है थोड़ा सा। सपोज़ अगर मेरा 5000 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट हुआ, तो मेरा स्कोप जस्ट हाफ हुआ है, तो डोंट यू फील जो मेरा लीज रेंटल्स है वो भी जस्ट हाफ होना चाहिए था, वही होगा। तो मैं पहले उस जो 50% स्कोप का डिक्रीज़ हुआ है मैं उसका ट्रीटमेंट लूँगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जितना मेरा सपोज़ उस दिन मेरा ROU एसेट 4 लाख पे और लीज लाइबिलिटी 5 लाख पे, तो अब मुझे दोनों को 50% से कम करना है, तो वॉट आई सिंपली डू इज़ ROU एसेट को 2 लाख से गिराऊंगा, लीज लाइबिलिटी को 2.5 लाख से गिराऊंगा, और जो 50,000 का बैलेंस है दैट विल गो टू माई P&L। बिकॉज हुआ क्या है इस केस में ये हुआ है कि तूने एक तरह से 50% ऑफ द लीज ट्रांजेक्शन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया बुक से। तो डी रिकॉग्निशन पे जो भी डिफरेंस आएगा बिटवीन योर ROU एसेट एंड लीज लाइबिलिटी, बिकॉज एक चीज़ तो तुम एग्री करोगे दैट आफ्टर द डे वन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड कभी भी तेरा ROU एसेट एंड लीज लाइबिलिटी सेम अमाउंट पे नहीं होता है। रीज़न इज सिंपल, ROU एसेट को तुम प्रपोर्शनेटली इन द नंबर ऑफ ईयर्स पे उसको राइट ऑफ करते हो एज SLM डेप्रिशिएशन थिंग। बिकॉज तुम ऐसा कंसिडर करते हो कि यार देख वहाँ पे कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली चीज़ नहीं है, राइट ऑफ यूज़ एसेट है, उस एसेट का यूज़ मैं एकदम सेम करने वाला हूँ थ्रू आउट दोज ईयर्स, तो मैं हर एक साल के अंदर उसको इक्वली राइट ऑफ करूँगा। क्योंकि वो तेरा कोई जो अपने को उसके अंदर फॉरेक्स के जो इंडियाज़ के अंदर सिखाया है, दैट इज़ नॉट माई फाइनेंशियल लाइन आइटम, राइट। सो वेर एज माई जो मेरा जो लीज लाइबिलिटी है, राइट, दैट इज़ नथिंग बट यूज़ ऑफ मनी, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। सो दैट विल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज आउटस्टैंडिंग चेंज होगा मेरे हर ईयर एंड पे, तो मेरा इंटरेस्ट चेंज होगा एंड एवरीथिंग विल चेंज। तो इसलिए दो वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम अमाउंट फॉर ROU एंड लीज लाइबिलिटी थ्रू आउट द लीज टेन्योर, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो इसलिए जब तेरा मॉडिफिकेशन भी हो रहा है और तेरा डिक्रीज इन स्कोप ऑफ बाई 50% हो रहा है, तो जो तो 50% से तेरा ROU एसेट को कम करेगा, 50% से तेरा लीज लाइबिलिटी को कम करेगा ना,
वो कभी भी देर विल बी स्लाइट डिफरेंस दैट विल गो टू माई पी एंड आर मोस्टली क्लोज. सेम गोज़ विद लीज टर्म. सपोज तूने लास्ट के 2 साल राइट ऑफ कर दिए. अब देखा जाए तो उन 2 साल के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर काफ़ी छोटे लगने वाले थे. वो सपोज 9th और 10th ईयर थे, राइट. एंड वेरेज मेरा जो आर ओ यू एसेट है वो तो इक्वली मतलब 2/5 में डिवाइडेड हुआ है इन दोज 2 ईयर्स. तो जो उसका प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन अमाउंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू माई लीज मे बी. तो वही जो बैलेंस पार्ट है दैट विल गो टू माई पी एंड एल ओनली, राइट. This is mostly done. I'll refrain from going to the question in this video. मैं इसमें एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करके I'll put out a next new video for the क्वेश्चन डिस्कशन स्पेसिफिकली. अगर तुम केवल क्वेश्चन वाला वीडियो भी प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें फिर से तुमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर शॉर्ट में ये वाला जो भी प्रोसीजर है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. बट फॉर नाउ डिस्कसिंग दिस रीमेजरमेंट थिंग सिंपल रखना. अगेन इसमें भी तुमको दो चीज़ें तो करनी है. ओपनिंग का अकाउंटिंग करो, रीमेजरमेंट तक पहुँचो, रीमेजरमेंट का आर ओ यू और रीमेजरमेंट का लीज लायबिलिटी निकालो. अब उस दिन पे तुम अपडेटेड कैश फ्लो बनाओ और वहाँ बैठ के सोचो कि तुमको ओल्ड डिस्काउंटिंग यूज़ करनी है, न्यू डिस्काउंटिंग यूज़ करनी है. अब ओल्ड डिस्काउंटिंग न्यू डिस्काउंटिंग से तुम अपडेटेड लीज लायबिलिटी निकाल लोगे. अब तुमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है. सिंपल है, क्वेश्चन का फ्लो वही रहेगा. अब इसके अंदर भी वापस से वही क्वेश्चन कि भाई कब मैं ओल्ड डिस्काउंटिंग यूज़ करूँगा, कब मैं न्यू डिस्काउंटिंग यूज़ करूँगा. तो भाई देख सिंपल चीज़ है. अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एग्जिस्टिंग में क्लोज रखा था कि सपोज़ मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है, इसलिए जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा उसके हिसाब से मेरा लीज रेंटल्स अपडेटेड होगा. तो नाउ एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल यू मस्ट बी डिस्काउंटिंग इन ऑल दीज फैक्टर, क्योंकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. वो आउट ऑफ नोवेयर नहीं आई है, तुमने वो बैठ के डिसाइड किया है. सो यू वर फैक्टरिंग इन दैट रिस्क कि वो लीज रेंटल फ्यूचर में जाके इंक्रीज़ हो सकता है. तो मैं उसी अकॉर्डिंग मेरी डिस्काउंटिंग रेट मैं डे 1 पे चूज़ करता हूँ. तो अभी जब फ्यूचर में जाके अगर वो रेट चेंज होती है, वो इंडेक्स चेंज होता है, या फिर वो सपोज फिक्स्ड लीज पेमेंट चेंज होता है बिकॉज ऑफ मे बी यूजेज ऑफ मशीनरी और एनीथिंग, वो सब मैंने डे 1 पे ही डिसाइड करके वो क्लोज मेरे लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा था. या जो क्लोज ही नहीं होता तो फिर मैं चुपचाप से मॉडिफिकेशन वाले केस में आ जाता कि भाई मेरे को लीज रेंटल्स रीनेगोशिएट करने, अभी मुझे इतने लीज रेंटल में नहीं वापर रहा है एज ए लेसर और एज ए लेसी बहुत, कि अभी अपन बैठ के रीनेगोशिएट करते हैं. तो वो तो मॉडिफिकेशन का केस हो जाता है. अगर तुमने डे 1 पे कंसिडर कर लिया है कि अगर ऐसा हुआ तो इतना चेंज आएगा, ऐसा हुआ तो अपन ये चेंज लाएंगे लीज रेंटल के अंदर, मतलब तुमने जो इनिशियली डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करी थी दैट फैक्टर्ड इन ऑल दोज चेंजेस दैट कुड बी पॉसिबल. सारे तुमने इफ्स एंड बर्ड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल के ही वो डिस्काउंटिंग रेट चूज़ करी थी. तो अभी चुपचाप से ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट पे ही स्टिक करो. लेकिन अगर मैं एज ए लेसी ये सोचता हूँ कि डे 1 पे कि हाँ आज मेरे को एक ऑप्शन है रिन्यूअल का कि 10 साल के बाद मैं चाहूँ 5 साल के लिए रिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन डे 1 पे अब वो ऑप्शन था, लेकिन मैंने खुद से एसेस किया कि नहीं यार मैं उसको रिन्यू नहीं करूँगा. आई डोंट थिंक कि उतनी डिमांड आएगी मेरे फ्यूचर में मेरे गुड्स की, तो मैं 10 साल के लिए ही करता हूँ. लेकिन जब 5th ईयर के एंड पे मुझे लगता है कि नहीं आई शुड बी गोइंग विद द रिन्यूअल ऑप्शन, वहाँ पे डोंट गेट इट कन्फ्यूज कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वहाँ पे एक ऑप्शन तो था ना, ऑप्शन इज़ नॉट न्यू. बट डे 1 पे मेरा असेसमेंट क्या कहता था, मेरा असेसमेंट ये कहता था कि मैं 10 साल तक इस एसेट को यूज़ करूँगा, 10 साल तक ही मुझे लीज रेंटल्स पे करना है. उसके अंदर चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट एडिशनल 5 ईयर का रेंटल इज़ गेटिंग इन टू माई प्रोजेक्टेड कैश आउटफ्लो, कि मुझे पता है कि अब मुझे जो बचे हुए 5 साल थे उसकी जगह 10 साल के लिए मेरा कैश आउटफ्लो है. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नई रिस्क तेरी बुक्स पे आ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी यूजिंग द न्यू डिस्काउंटिंग रेट. तो जब भी ऐसा ऑप्शन में तेरा असेसमेंट चेंज होता है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा नहीं करूँगा, अगर उस असेसमेंट में तेरा चेंज होता है ना, दैट कुड बी ऑप्शन टू एक्सरसाइज, ऑप्शन टू टर्मिनेट या फिर ऑप्शन टू बाय द एसेट. इन तीनों केसेस के अंदर यू विल बी यूजिंग द न्यू डिस्काउंटिंग रेट. तो देख सकता है कि चेंज इन द फ्यूचर लीज रेंटल्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन इंडेक्स और रेट, ये तेरा ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट पे जाएगा. वेर इज रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट कब यूज़ होगी, जब भी तेरा लीज टर्म या फिर वही लीज टर्म चेंज होता है बिकॉज ऑफ आइदर यू बिकम मोर सर्टेन टू एक्सरसाइज और टू नॉट एक्सरसाइज दैट एक्सटेंशन और टर्मिनेशन ऑप्शन. ठीक है. एंड ऑल्सो दिस ये ऑप्शन टू परचेज भी अब तुझे पहले लगता था तो परचेज नहीं करेगा, अब तुझे लगता है तो परचेज करेगा. ठीक है. ये चीज़ मैं 5वीं-6वीं बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझना. क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. चुपचाप से स्टार्ट करो. इनिशियली आर ओ यू एसेट लीज लाइबिलिटी का अमाउंट निकालो. उससे पहले क्वेश्चन आगे
मेरे को मेज़रमेंट के बारे में सोचना भी नहीं है, रीमेज़रमेंट के बारे में या फिर तेरा मॉडिफिकेशन के बारे में। जिस दिन पे वो हो रहा है उस दिन तक पहुंच जाओ, उस दिन मेरा लीज़ लायबिलिटी क्या है, उस दिन मेरा आरओयू एसेट क्या है वो निकाल लो। अब उस दिन पे मुझे पता है कि कैश फ्लो तो मेरे क्लियर हो गए कि हाँ ये कैश फ्लो होने वाली फ्यूचर क्या है। अब मेरे को सबसे बड़ा डिसीजन लेना है कि डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज़ हो। डिस्काउंटिंग रेट नहीं याद होता है, करके जाओ। बाकी सिंपल सा लॉजिक लगाओ, नई रिस्क आ रही है, नई रेट नहीं आ रही है तो पुरानी रेट। उसमें भी मॉडिफिकेशन के केस में पुरानी रेट केवल 2 ही केस में यूज़ हो सकती है, क्योंकि 2 ही केस में मुझे लगता है कि कोई नई रिस्क नहीं आ रही, विच इज डिक्रीज इन स्कोप या फिर डिक्रीज इन टर्म। बाकी सब केसेस में मुझे लगता है कि अभी नई रिस्क को मुझे फैक्टर इन करना पड़ेगा, तो मैं नई डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करूँगा। सिंपल है। रीमेजरमेंट के अंदर भी सेम है कि अगर लीज रेंटल में चेंज आता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट का जजमेंट चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल वेरिएबल मैंने पहले से फैक्टर इन करके रखा था, तो मैं ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट से कंटिन्यू करूँगा, विच इज़ योर चेंज इन इंडेक्स या फिर चेंज इन योर एनी रेट और समथिंग में भी लाइव और माइव वैसा कुछ, राइट। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अभी मैं ऑप्शन कुछ सोच रहा था जो एक्सरसाइज नहीं करूँगा, वो मुझे लगता है मैं कर लूँगा, उन सब की वजह से नई रिस्क आती है, एंड हैंस आई विल यूज़ द न्यू डिस्काउंटिंग रेट। अब तुमने डिस्काउंटिंग रेट डाली, पीवी फैक्टर डाला और तुमने लीज लाइबिलिटी निकाल दी एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन या फिर रीमेजरमेंट। अब वो जो नई लीज लाइबिलिटी है उसको कंपेयर करो विथ योर एग्जिस्टिंग वन, जो 4th ईयर के एंड पे या 5th ईयर के एंड पे तुम्हारी एग्जिस्टिंग लीज लाइबिलिटी है। जो डिफरेंस आता है उसको तुम, जो मैंने नीचे अभी मॉडिफिकेशन के अंदर पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था, उसमें सिंपली तुम जितना डिफरेंस है उतना ही तुम आरओयू में डिफरेंस ट्रांसफ़र कर देते हो, और जब तुम्हारा अपडेटेड बैलेंस होता है आरओयू का, उसको तुम प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करोगे और लीज लाइबिलिटी का तुम नया टेबल बना दोगे, पूरा अमोर्टाइजेशन टेबल या जो भी होता है अनवाइंडिंग करोगे उसकी। सेम गोज़ विद रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट का काफ़ी सिंपल है, इसमें तुमको दोनों के केस में सेम ही अकाउंटिंग करनी है। जो भी तुम्हारा चेंजेस आएगा इन द लीज लाइबिलिटी उसको चुपचाप से, सपोज अगर तेरी लीज लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, डिक्रीज़ हो रही है तो लीज लाइबिलिटी टू आरओयू एसेट। और अब जो तुम रिमेनिंग पीरियड के लिए लीज लाइबिलिटी के अनवाइंडिंग करने वाले हो वो भी अपडेटेड अमाउंट से करोगे, जो अपडेटेड तुम्हारी टेबल बनेगी, और जो आरओयू एसेट है उसको भी तुम अपडेटेड जो अमाउंट आया तेरा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बाद उसी से तू राइट ऑफ करने वाला है फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द लीज। आई थिंक आई हैव डन इट इनफ फ्रॉम एज फार एज कंसेप्ट इज़ कंसर्न। मैं नोट्स के लिंक भी अटैच कर दूंगा, एंड क्वेश्चन वाला अपन एक और सेशन ले लेंगे, उसके अंदर भी आई विल डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ ईच केस सिनारियो जो भी तुम्हारा बनता है, जहाँ पे तुम्हारी नई डिस्काउंटिंग रेट यूज़ होती है, ओल्ड होती है, या फिर मिक्सचर ऑफ टू होता है, जहाँ पे तुमको लगता है कि ओल्ड भी हो सकती है न्यू भी हो सकती है। क्योंकि सपोज ऐसा है कि सपोज़ मेरा डिक्रीज़ इन स्कोप है कि मैंने 5,000 से 2,500 स्क्वायर फीट किया, तो मेरा रेंटल सपोज लेटेस्ट से 5 लाख से 2.5 लाख आना चाहिए था, लेकिन वो 5 लाख से 3 लाख गया। तो देखा जाए तो डिक्रीज इन स्कोप भी है, लेकिन जो रेंट मेरा 2.5 लाख होता था उससे 3 लाख हुआ है, तो इंक्रीज़ इन रेंट भी है। तो उस केस में कैसे सॉल्व होगा, अपन क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो ले लेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।